गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 2012 के अंदर जो आपका सीटेट का पेपर आया था सेट बी वो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि आपका पेपर भी सीटेट का है तो ये पेपर आपका बहुत हेल्पफुल होगा। कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं। देखो 2012 का है, ये सेट बी है। स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइको का कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। इन चारों में से शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या होती है, क्यूरिकुलम जो होता है, वो शब्दावली किस ओर संकेत करती है। तो इन चारों में से आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या है वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली होगी वो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव महसूस करते हैं उसमें शामिल होती हैं, उसकी ओर संकेत करती हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बी इज राइट आंसर। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भी निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर स्टूडेंट्स सीखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी एक बच्चा है, अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर फिर नई परिस्थिति में उस अनुक्रिया को यूज़ करता है। तो यह किससे संबंध रखता है। तो इस प्रकार का सीखना सीखने के प्रभाव के नियम पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। क्योंकि सीखने के जो नियम थे वो थोरनडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे। और थोरनडाइक महोदय ने सीखने के दो प्रकार के नियम बताए थे, प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम, या उनको आप मुख्य नियम, गौण नियम भी कह सकते हैं। जो आपके मुख्य नियम थे उसमें आपके तीन नियम थे, एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम और तीसरा था अभ्यास का नियम। देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि थोरनडाइक महोदय के कौन कौन से नियम प्राथमिक नियम के अंदर आते हैं। तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और तीसरा है आपका अभ्यास का नियम। और जो बाकी बचते हैं 5 ये आपके गौण नियम है स्टूडेंट्स। दो तो आपके दे रखे हैं, सादृश्यता का नियम, एक क्रियाप्रति का नियम, आवृत्ति का नियम। इस प्रकार से उसके 5 नियम गौण हैं और 3 उसके मुख्य नियम हैं जिसको हम प्राथमिक नियम के नाम से भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिसलेक्सिया किस से संबंध रखता है। देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आपके विकार है, डिसलेक्सिया, ग्राफिया, मोर्फिया, एलेक्सिया, ये सारे जो विकार हैं आपके, इन विकारों से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपका एक प्रकार का पठन विकार है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, एक मानसिक विकार नहीं है। और जो जिस ग्राफिया होता, ग्राफ मैंने ग्राफ खींचना यानी लिखने से संबंध होता है स्टूडेंट। देखो डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसग्राफिया लिखने से और डिसमोर्फिया आपका होता भ्रम से। जैसे आप किसी भी दो आकृतियों को देखने में एक दूसरे की जगह दूसरी समझ लेते हैं, भ्रम का शिकार हो जाते हैं, जैसे कबूतर और मोर में। तो इस प्रकार से मोर्फिया आपका भ्रम का शिकार होगा स्टूडेंट्स। और गणितीय विकार आपका होता है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आपका गणितीय विकार होता है। तो इसका जो आपका डिसलेक्सिया है वो आपका पठन विकार के अंदर आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखो बच्चों की आवश्यकता विशेष है लेकिन उसको आपको अलगाव नहीं करना है। अगर बच्चे को अलगाव करेंगे तो हीन भावना पैदा होगी और समाज में हीन भावना पैदा नहीं करनी है। सबको एक साथ एक कक्षा में एक जगह पढ़ाओगे तो बच्चा एक दूसरे के साथ अच्छी प्रकार से सीखेगा। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ
अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ना कि विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भी आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए हमें इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए हमें थर्ड इज राइट आंसर कि शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए स्टूडेंट। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। इन चारों में से आपने उसका ऑप्शन का चूज करना है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दूसरों के साथ झगड़ना एक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है कि बच्चा बात बात पर दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। तो झगड़ा करना सृजनात्मकता का संकेत नहीं होता, प्रतिभाशाली का संकेत नहीं होता। लेकिन अगर संकेत पूछा होता कि कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली होने के संकेत पूछे होते, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तो आपका जिज्ञासा भी होता, उसकी व्यक्ति में नवीनता होती, ये भी होना चाहिए था। सृजनात्मक विचार बच्चे के अंदर पैदा होंगे तो कौन सा बच्चा होगा, वो प्रतिभाशाली बच्चा होगा। तो 3 लक्षण तो आपके प्रतिभाशाली के हैं, एक आपका सृजनात्मक विचार, दूसरा व्यक्ति में नवीनता और तीसरा आपका जिज्ञासा। लेकिन नहीं पूछा हुआ है तो नहीं के लिए आपका दूसरों के साथ झगड़ना एक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का, अपने दिमाग का प्रयोग करके सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय इन चारों में से किसको जाता है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स, यह दुनिया की समझ के बारे में अपनी समझ का सृजन हो रहा है, तो संज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पर अपने ज्ञान की बात हो रही है। बच्चे का ज्ञान संज्ञान से जुड़ा हुआ है और संज्ञान आपका जुड़ा हुआ है पियाजे महोदय के द्वारा। यानी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं और अपना ज्ञान आपने जोड़ना संज्ञान के साथ। और संज्ञान आपका दिया था पियाजे महोदय के द्वारा। और पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं में बांटा था, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से आगे। यानी कि संवेदी अवस्था, फिर आपकी मूर्त, अमूर्त और फिर आपकी औपचारिक। यानी कि 4 स्टेज में पूरी लाइफ में बच्चे की डिवाइड कर दिया था, किसने? पियाजे महोदय ने। और पावलोव तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि पावलोव ने तो कुत्ते के ऊपर सृजनात्मकता का नहीं, कुत्ते के प्रयोग किया था। और कोहलबर्ग जो होता है वो नैतिक विकास से संबंध है। स्किनर आपका कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी आपकी RS या SR वाली थ्योरी, वो स्किनर महोदय के द्वारा दी थी। और स्किनर ने अपने प्रयोग किए थे कबूतर और चूहे पर। चूहे और कबूतर प्रयोग करने वाले स्किनर हो गए, नैतिक विकास के बारे में बताने वाले आपके कोहलबर्ग हो गए, और सामाजिक सांस्कृतिक वाले कौन हो गए आपके वाइगोत्स्की हो गए। और पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। और पियाजे यहाँ पर ज्ञान से जुड़े हैं, ज्ञान यानी कि संज्ञान, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए होगा, पावलोव पियाजे सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। ऐसे क्वेश्चन सीरीज में बार बार पूछ जाते हैं, पेडागोगी वाले क्वेश्चन, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती हैं। देखो कृतिका जो है घर में बात नहीं करती, घर में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बातें करती है। तो यह किस बात की ओर संकेत करता है स्टूडेंट्स? यह संकेत करता है, देखो जहाँ बच्चे के विचारों को मान्यता मिलेगी
उसके विचारों को, भावों को सुना जाएगा तो बच्चा वही अपने विचारों को प्रकट कर पाएगा। जब बच्चे के विचार घर में नहीं सुनेंगे तो वो अपनी भड़ास कहाँ निकालेगा? स्कूल में निकालेगा। जब स्कूल में अच्छी प्रकार से बातें करती हैं तो उसके विचारों को स्कूलों में मान्यता प्राप्त है, यानी कि उसके विचारों को वहाँ सुना जा रहा है। जहाँ विचार सुने जाएंगे वही विचारों को मान्यता, प्राथमिकता दी जाएगी। तो कृतिका की बात घर पर नहीं सुनी जा रही तो घर में नहीं बोलती होगी, इसलिए विद्यालय में सारी बातें करती हैं। विद्यालयों में क्या होती है? विचारों को मान्यता मिलती है, यानी कि डी इज राइट आंसर। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। जहाँ मान्यता मिलेगी वही बच्चा बात करेगा। अगर हम कक्षा में बच्चे को बार बार डांटेंगे, धमकाएंगे, अपनी बात कहने का अवसर प्रदान ही नहीं करेंगे तो बच्चा कक्षा के अंदर चुप रहेगा, फिर वो अपनी भड़ास कहाँ निकालेगा? घर के अंदर। तो इसलिए हमें बच्चे को भरपूर अवसर देने चाहिए उसकी बात को एक्सप्रेस करने के, कहने के, तभी बच्चे की बात को हम समझ सकते हैं, उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि शिक्षक जो होता है सबसे पहले विद्यार्थियों में क्या क्षमताएं हैं, कौन कौन सा बच्चे का आईक्यू लेवल कैसा है, क्या काम वो कर सकता है, कितनी बच्चे की क्षमता है, इन सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध रखता है? आपके पास 4 उद्देश्य दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा उद्देश्य इस बात से संबंध रखता है कि विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास एक टीचर्स को अवश्य करना चाहिए? क्या शिक्षा समाजशास्त्र होगा, सामाजिक दर्शन होगा, मीडिया या शिक्षा मनोविज्ञानी? देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही हम बच्चे की क्षमताओं के बारे में जान सकते हैं, बच्चे की क्षमताओं के विचार को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो शिक्षक को बच्चे की क्षमताओं का ज्ञान बिल्कुल जरूर होना चाहिए। अगर बच्चे की क्षमताओं का ज्ञान होगा तो ही वह उसका अच्छी प्रकार से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकता है, उसका ज्ञान इफेक्टिव हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर डी इज ए राइट आंसर, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। मैंने कल भी क्लास मोटिवेशंस की डाली हुई है तो बच्चे उस क्लास को दे सकते हैं। इसमें जो आपका अभिप्रेरणा है उसका साइकिल क्या है, कौन कौन से इसके ड्राइव्स है, कौन कौन से इसके प्रिंसिपल हैं, ये सारी क्लास के अंदर दिए हुए हैं। सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? तो सीखने की प्रक्रिया में इन चारों में से भी प्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्योंकि अभिप्रेरित बच्चा होगा उतनी ही जल्दी सीख पाएगा, उतनी ही ज़्यादा बच्चे के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति पैदा होगी, उतनी ही उसके अंदर रुचि का विकास होगा। तो देखो, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास पैदा करती है। जितनी ज़्यादा बच्चे में रुचि होगी उतना ही अच्छा वह कक्षा के अंदर सीख पाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखना समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि इन चारों में से कौन सा ऑप्शंस किया जाए, कौन सा सॉल्यूशंस किया जाए कि बच्चा सीखने समृद्ध हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और एक दूसरे की अंतःक्रिया करके शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बना सकता है। यानी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को टीचर्स को कक्षा में प्रयोग लाना चाहिए। वास्तविक जीवन के जो उदाहरण हैं, दुनिया के उदाहरण हैं, अगर उनको हम परिवेश में लेकर आएंगे तो बच्चे एक दूसरे की अंतःक्रिया करके शिक्षक के द्वारा उस बातों को पूछ के उस प्रक्रिया को आसानी से सुगम बनाया जा सकता है। तो सीखना किसी भी कक्षा में अगर वास्तविक दुनिया के, रियल लाइफ के उदाहरणों का प्रयोग बच्चे के सामने किया जाएगा, बच्चे की अंतःक्रिया की जाएगी तो बच्चा उसको अच्छी प्रकार से
सीखेगा और अंतःक्रिया द्वारा सीखा गया बच्चे को लॉन्ग टर्म तक भी याद रहेगा। तो सीखना समृद्ध होगा यदि हम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों, ये कुछ वर्ड होते हैं जो आपको याद करने, जहाँ भी वास्तविक दुनिया का वर्ड आ जाए तो बच्चा करके सीखेगा, देख के सीखेगा, उसका प्रयोग करके सीखेगा, अंतःक्रिया से सीखेगा। तो इसलिए सीखना समृद्ध तब होगा जब बच्चा दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेगा, तभी सीखना प्रभावी होगा। तो ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? देखो आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो चारों में से किस कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो देखो जहाँ पर एकमात्र वर्ड हो, केवल वर्ड एकमात्र वर्ड नेगेटिव है, यही आपको समझना है कि भी इनमें से सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। एकमात्र वहाँ जहाँ वर्ड आ जाएगा, जहाँ केवल वर्ड आ जाएगा, वो आपके नेगेटिव वर्ड हैं। तो केवल और एकमात्र वर्ड नेगेटिव होने से आपका यही क्वेश्चन गलत हो जाता है कि शैक्षिक संस्थान के एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है कि शैक्षिक संस्थान के अलावा भी एक बच्चा, एक आदमी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि आपका जो अधिगम है वो एक ही प्रकार का नहीं होता, औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, निरौपचारिक होता है। तो बच्चा सिर्फ औपचारिक से नहीं सीखता, वह वो भी मेथड्स होते हैं बच्चे के सीखने के। पूरी ज़िंदगी एक आदमी भी किसी न किसी गलती से कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र वर्ड नेगेटिव हो गया, और केवल वर्ड जहाँ पर आता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एकमात्र केवल वर्ड आपको पकड़ लेने हैं, ये नेगेटिव होने से ही आपका ए राइट आंसर हो जाता है कि नहीं मानना चाहिए। लेकिन सीखना व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल है, सीखना संकीर्ण प्रक्रिया नहीं है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया होती है, और सीखना हमेशा लक्ष्योन्मुखी होता है, और अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। अगर हम ना सीखने की सिचुएशन में बैठे हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है। सीखना हमेशा लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है, लेकिन एकमात्र स्थान ये गलत है, इसलिए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी की कक्षा आपकी 5वीं है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए हमें उनके साथ? 5वीं कक्षा में बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। कि 5वीं कक्षा का बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो हमें इनमें से क्या करना चाहिए? तो उस बच्चे को निचले स्तर के कार्य करने की भी छूट मिलनी चाहिए। किसको? दृष्टिबाधित विद्यार्थी को उस कक्षा से नीचे के कार्य करने की भी छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? कि स्तर आपका कौन सा है? प्राथमिक स्तर है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। शिक्षक में सबसे पहले धैर्य होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। अगर धैर्य दृढ़ता होगी तो ही वो एक शिक्षक कहलाने लायक होगा। सबसे पहला गुण जो शिक्षक का होता है प्राथमिक स्तर पर भी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भी, वो धैर्य दृढ़ता ही होता है। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे पहले जो विशेषता मानी जानी चाहिए वो आपकी धैर्य और दृढ़ता। स्टूडेंट्स कौन सी? धैर्य और दृढ़ता। फिर है, वह बच्चा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वो घटना आपकी कौन सी घटना कहलाएगी? तो इस प्रकार की घटना आपकी कहलाएगी औपचारिक, ना कि स्टूडेंट्स देख के। जब हम किसी चीज़ को देख के उसके बारे में तर्क कर रहे हैं तो वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। अगर हम ना देख के तर्क करेंगे तो आपकी अमूर्त होगी। तो जो है बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करेगा तो वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी। ये आपकी पियाजे महोदय ने बताई थी, और विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर। देखो पियाजे महोदय के आपके 2 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, एक वहाँ पर स्टेज पूछी और यहाँ पर पूछा हुआ है कि वस्तु घटनाओं के विषय में चिंतन करना। जब वस्तु घटनाओं को देखेगा, देख के कौन चिंतन होगा? मूर्त चिंतन होगा। इसलिए यहाँ पर आपका 4th राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में
कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। यानी कि बच्चे का साथ शिक्षक का व्यवहार लोकतांत्रिक स्वभाव है, तो विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता कि बच्चे सामूहिक रूप से पढ़े या एक साथ बैठे, तो ये चुपचाप बैठकर पढ़ना अभिभावक को पसंद नहीं आता। तो इस स्थिति में निपटने के लिए आप कौन सा तरीका इन चारों में से सबसे बेटर मानेंगे? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोगी का क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। तो अभिभावक को ये चीज़ पसंद नहीं आती, तो उस अभिभावक को शांत करने के लिए सबसे बेटर तरीका हम चारों में से कौन सा अपनाएंगे कि जो अभिभावक है वो इस चीज़ को पसंद करे? अभिभावक को शिक्षक विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर भी चर्चा करनी चाहिए। यानी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करके शिक्षकों के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं। क्योंकि टीचर्स पर विश्वास होगा तभी उसकी शिक्षण शैली पसंद आएगी। अगर हम शिक्षण विश्वास नहीं करेंगे तो उसकी शैली भी पसंद नहीं आएगी, उसका काम करने का तरीका भी किसी अभिभावक को पसंद नहीं आएगा। तो सी आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स, कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। आगे क्वेश्चन 18 से अगली वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे।